हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें बहुत कुछ है जो बताने योग्य है। तो एस जयशंकर जी ने बोला कि 75% इशू रिजॉल्व हुआ है। मुझे तो पूरा तिब्बत दिखाई दे रहा है, तो 75 कैसे हो गया? लाइक तिब्बत तो पूरा बाकी है अभी तो। 25% रिजॉल्व हुआ है। नहीं, उस पर हम आएंगे, उस पर भी आएंगे। तो आरंभ करें, आपकी अनुमति हो तो। हाँ प्लीज बताइए। चलिए। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे जगद्गुरुम। आदित्य जी, देखिए, ऐसा है कि आपने स्वयं दीदी के साथ और कभी कभी मैंने भी उस पर चर्चा की है। चीन भारत संबंध को आप बढ़िया से जानते हैं, और चूंकि अमेरिका में बैठे हैं तो चीन अमेरिका और बाकी संबंध भी आप जानते हैं। ये पहली बार है कि चीन की पूर्ण पराजय हुई। अब इसको जरा हम ध्यान से समझेंगे कि घटना 2020 की है। अब देखिए कि हमारे यहाँ नई सरकार जो आती है पूर्ण बहुमत के साथ, वो 2014 में आती है। उस सरकार को या उस बदलाव को कहिए, चीन पचा नहीं पाता है। और चीन एक प्रकार से उसकी जांच परख करना शुरू, जो ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। बिल्कुल सही है। और ये काम वो 2019 तक बड़े ही छुप छुप के करता है। हमारी सीमा के दोनों छोर, पूर्व में भी और पश्चिम में। पूर्व में आप जानते हैं कि जो भूटान है, उसकी सीमा की रक्षा का दायित्व भारत पर है। तो वहां भी चीन ने कुछ न कुछ हरकत करने का विचार किया या मन बनाया। 2019 में जब ये सरकार दोबारा आती और पिछली सरकार से उसका बहुमत बढ़ जाता, तो चीन अपनी पुरानी नीति पर पूरी तरह सक्रिय हो जाता, जिसमें डराना, धमकाना, चोरी छिपे सीमा में प्रवेश करना, ये सारे काम वो आरंभ करते। और आपको मालूम है और सारे संसार को मालूम है कि 2020 के जून में गलवान में हमारी सेना और चीन की सेना आपस में दोनों सेनाएं भिड़ जाती। हमारे यहाँ के विषय में कहा जाता है कि लगभग 20 सैनिकों का बलिदान होता है। उधर के लिए कुछ लोगों का मानना है कि 100 से ऊपर लोग मरे, कुछ कहते हैं 75-80 मरे। लेकिन जैसा कि आप चीन के विषय में जानते हैं, कुछ भी कहना छुपाता है, बोलता है, पूरी तरह पक्का नहीं है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक देश नहीं है और वहां पर सूचना का प्रवाह उस निर्बाध गति से नहीं होता है जैसा भारत। लेकिन बाद में कुछ परिवारों का सामने आ जाना, जिन्होंने अपने बेटों को खोया था, फिर कुछ कब्र, सामूहिक कब्र का निर्माण आदि से हमें धीरे धीरे करके यह जानकारी मिलती रही कि चीन की सेना अच्छी खासी संख्या में वहां पर हताहत हुई है और चीन को बहुत अधिक हानि, यदि संख्या के हिसाब से देखा जाए। अब आप देखिए, इस समय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जून 2020 है, अर्थात जो नई सरकार बनती है 2019 में मई जून के महीने में, उसका 1 वर्ष पूरा होता है। तो पहले तो चीन इस नई सरकार को तौलती है, फिर उसको लगता है कि क्या पता हम वैसा ही काम कर सकते जैसे हम पिछली सरकारों में किया करते थे, या यह भी कि देखें इसमें क्या शक्ति है या ये कैसी सरकार है।
देखिए कि 2020 में चीन गलवान में एक प्रकार से सीमित युद्ध करके फंस गया। फिर वो अपनी सैनिकों को यत्र तत्र जो सीमा होती है उसके निकट भेज देता है। सामान्य परिस्थिति में, और वैसे भी भारत और चीन में इस पर एक संधि हो चुकी है, उसमें ऐसा है कि सीमा के 2-4 किलोमीटर पीछे, 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर लगा लीजिए, पीछे ही दोनों देशों की सेनाएं रहती, और उसी से पता चलता है कि ये सामान्य स्थिति का, परिस्थिति का द्योतक। और ये दूरी इतनी होती है कि आप अपनी आंखों से सामने वाले को ठीक से देख भी ना पाए, दूरबीन लगा के देख सकते। हाँ, यदि वाहन यात्री जाए तो शायद आपको समझ में आ जाए कि कुछ उस तरफ हलचल हुई है, या ऐसे भी निगरानी के लिए वाहन एक दूसरे देश के आते जाते हैं तो निकटता, लेकिन ये सब कभी कभार ही होता है। सामान्य स्थिति यह है कि सीमा से 2-3 किलोमीटर पीछे उनके सैनिक होते हैं, हमारे सैनिक 2-3 किलोमीटर पीछे। माना यह जाता है कि यह सामान्य परिस्थिति है, शांति का है, और दोनों तरफ की सेनाएं बिल्कुल भी सक्रिय नहीं, संख्या में भी बड़ी संख्या में नहीं, कम संख्या। लेकिन चीन ने न केवल गलवान किया, बल्कि कहते हैं कि लाखों की संख्या उसके सैनिक हमारी सीमा पर, जो कि हजारों किलोमीटर लंबी है, उस पर लाकर खड़ा। तभी से यह विवाद बना हुआ है, और अब 4 साल से अधिक, आप कहिए कि 4.25 साल का समय बीत चुका है। इस बीच में आपको जानकारी दें कि 21 बार चीन और भारत की सेनाओं के मध्य वार्ता हो चुकी। 21 बार की वार्ता 4 साल में कम नहीं। इसका मतलब है मोटे तौर पर हर वर्ष 5 चक्र की वार्ताएं हुई होंगी, लेकिन उन वार्ताओं से कोई विशेष लाभ मिलता हुआ नहीं दिखा भारत। तो चीन की सेनाएं जब सीमा पर निकट आ गईं, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भारत की सेनाएं भी निकट गईं। तो ये हो गया कि दोनों देशों की सेनाएं लगभग आमने सामने, और इसको आप युद्ध की स्थिति कह सकते हैं, या युद्ध के लिए तैयारी की स्थिति कह सकते हैं, या इससे युद्ध के करार पर होने की बात आप सोच सकते। यह सामान्य परिस्थिति नहीं। चीन का जो तरीका रहा है, पिछले, जब से माओ ने सत्ता संभाली चीन में, और एक प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी का शासन शुरू हुआ, अर्थात विधर्मियों का, जिसके पास किसी भी प्रकार का, कोई प्रकार की नैतिकता या किसी प्रकार का सिद्धांत या मानवता या कोई भी जो ये सद्गुण होते हैं, ये सब, इनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छल, प्रपंच, लूटपाट, हिंसा, किसी भी तरह का कोई भी काम करने से माओ एंड कंपनी और उसके बाद माओ के उत्तराधिकारियों ने इसमें कोई संकोच नहीं किया, न तिब्बत के साथ, न हमारे साथ, न किसी अन्य देश के साथ। तो यदि उस पुरानी रीति नीति को माना जाए, तो हम कह सकते हैं कि चीन ने इस बार यह सोचा कि भाई हम यहां आकर जम गए, और देखते हैं कि भारत क्या करता है। संभव है डर जाए, संभव है झुक जाए, संभव है थक जाए, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, कुछ और इनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। तो अनेक प्रकार से आप देख सकते हैं कि चीन की ऐसी रीति हो सकती है। लेकिन
भारत की तरफ से यदि हम ध्यान दें और जिस कारण से हमें विजयश्री प्राप्त, उस पर यदि आप विचार करें तो हम देखेंगे कि न केवल गलवान में भारत ने युद्ध में, जिसको युद्ध कहते हैं, उसमें चीन को पूरी तरह परास्त किया, बल्कि उसके बाद गलवान के साथ ही भारत ने अपना रंग ढंग पूरी तरह बदल दिया। भारत के विदेश मंत्री के जितने वक्तव्य हैं, और मैं संभवतः मानता हूं कि दर्जनों होंगे वक्तव्य, जिनमें वो खुलेआम बेझिझक, और उसके प्रति कोई ऐसा नहीं है कि उनको लगे कि नहीं मैं तो घबराया हुआ हूं या डरा हुआ नहीं, उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर एक बात कही कि हमारा और चीन का संबंध अच्छा नहीं है, खराब है, असामान्य है, और इसके लिए कुछ न कुछ करना अति आवश्यक है। और यह भी कहा कि भाई वो अपनी सीमा पर यहां तक सेना आ चुकी है, जो कि अनुचित है। हमारे और चीन के बीच में एक संधि भी है, जिसका मैंने उल्लेख किया थोड़ी देर पहले। उस संधि के अनुसार हमारे यहाँ एक दूसरी सेना जो यदि आसपास आती है, निकट आती है, तो उनके पास में ये जो बंदूक आदि है, फायर आर्म्स, वो नहीं होनी चाहिए ऐसी बंदूक। गलवान में भी यही हुआ, क्योंकि उस संधि के अनुरूप बंदूक, पिस्टल आदि नहीं लानी थी, तो उन लोगों ने कुछ ऐसा जुगाड़ किया, जैसे लोहे का रॉड ले लीजिए या कुछ हथियार छोटा मोटा ले लीजिए, उससे ही उन्होंने हमला किया। तो उस संधि के अनुसार से सीमाओं पर कहां पर सेना को रहना चाहिए, इसका भी उल्लेख। अब तात्पर्य इसका यह है कि चीन ने न तो गलवान में और न उसके बाद अपनी ही की गई संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया, और यह जानबूझ सोच समझ कर किया। उसको यह लगा कि कोई तो ऐसा समय आएगा जब भारत हार मान जाएगा, थक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4.25 साल का समय भारत के लाखों सैनिकों का वहां पर उपस्थित होना। चीन यह मानता था कि यह संभवतः भारत अपने आप थक जाए, लेकिन यहां उसकी भारी चूक इस अर्थ में हुई है